स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों इस बात से हम सब वाकिफ हैं कि इंडिया के रैपिड ग्रोथ ने उसे ग्लोबल इकोनॉमी का एक की प्लेयर बना दिया है। जल्दी हमारा देश दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में से एक होने जा रहा है। इसके पीछे कई ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस जिम्मेदार हैं, जैसे डिजिटाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी। ऐसे में G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के लिए एक मेजर टर्निंग पॉइंट होगा, जिससे वो अपने ग्लोबल फुटप्रिंट को एक्सपैंड कर वर्ल्ड ऑर्डर में पीस और प्रॉस्पेरिटी प्रमोट कर सकता है। G20 की सिग्निफिकेंस खास है क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के 80% इकोनॉमी आउटपुट, 75% इंटरनेशनल ट्रेड और 60% ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे में इस तरह के किसी स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म को लीड करना इंडिया के लिए सुनहरे मौके से कम नहीं होगा। वैसे भी हिस्टोरिकली इंडिया न सिर्फ एक फोर्स ऑफ मॉडरेशन और पीस के रूप में बल्कि एक इंक्लूसिव इकोनॉमिक मॉडल के लिए भी पॉपुलर रहा है। इसलिए जब दिसंबर में G20 की प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया से इंडिया को सौंपी जाएगी तो ये एक अपॉर्चुनिटी होगी ग्लोबल सप्लाई चेन आर्किटेक्चर की मरम्मत करने और स्टेट्स के बीच पीसफुल इंटरडिपेंडेंस और इंटरेक्शन को प्रमोट करने के लिए। पोस्ट पैंडेमिक के इस ट्रांजिशन में अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ कई चैलेंजेस भी हैं, जिनको ओवरकम करने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन और मल्टीलेटरल अलायंसेस का स्ट्रेंथन होना बहुत जरूरी है। दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में एक होने के नाते इंडिया से ये उम्मीद रहेगी कि वो अपने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को और बुलंद करे और अपने लीडरशिप के थ्रू नेक्स्ट ग्रोथ फेज के अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करे। G20 प्रेसिडेंसी की एक खास बात यह है कि उसका करंट प्रेसिडेंट पिछले और आने वाले प्रेसिडेंसी होल्डर के साथ एक ट्रोइका का हिस्सा होता है। इस मैकेनिज्म के थ्रू G20 एजेंडा की कंटिन्यूटी को इंश्योर किया जाता है। करेंटली इटली, इंडोनेशिया और इंडिया इस ट्रोकिया में शामिल हैं, लेकिन जब इंडिया प्रेसिडेंसी हासिल करेगा तो ये पहली बार होगा कि ट्रोकिया के 3 मेंबर्स थर्ड वर्ल्ड के इमर्जिंग इकोनॉमीज होंगे, यानी इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राजील। ये एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन होगा जिससे ये फिर प्रूव किया जा सकता है कि इंटरनेशनल ऑर्डर का पिवट नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड में शिफ्ट हो चुका है। ऐसे में क्या होगी इंडिया की स्ट्रैटेजी जिसे वो अपने प्रेसिडेंसी के थ्रू ग्लोबल इकोनॉमिक नेटवर्क और सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को रीशेप करने में यूज कर सकता है? ये एक बड़ा सवाल रहेगा। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम इंडिया को मिलने वाली G20 की प्रेसिडेंसी से जुड़े तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, जहां हम G20 का इतिहास और G20 में इंडिया की भूमिका को डिटेल में एनालाइज करेंगे। साथ ही हम इस बात पर भी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे कि इंडिया की प्रेसिडेंसी से G20 देशों समेत पूरी दुनिया को क्या लाभ हो सकता है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस के GS2 के IR और GS3 के इकोनॉमी सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं। दोस्तों UPSC प्रीप्लस मेंस के लिए स्टडी IQ का लास्ट लाइव फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुका है, जिसमें कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, UPSC के आयरन गेट यानी प्रीलिम्स में आपको परिपक्व करने के लिए प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपके मेंस के आंसर में डिफरेंट डायमेंशंस ऐड करने के लिए और आपके सोचने के तरीके में डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऐड करने के लिए मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी, और आपके डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करने के लिए आपको एक गेम चेंजिंग फीचर मिलेगा जो है 1-to-1 मेंटोरशिप, जिसके अंतर्गत आपको एक मेंटोर अलॉट किए जाएंगे, जिनके साथ आप एकेडमिक और नॉन एकेडमिक डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। और रेगुलर बेसिस पे फॉर्मर एंड वर्किंग ब्यूरोक्रेट्स के साथ ग्रुप मेंटोरशिप भी इन बैचेस का इंपॉर्टेंट फीचर है। और दोस्तों ये सब कुछ आपको मिल सकता है मात्र 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इन बैचेस में क्लासेस की स्टार्टिंग 14 नवंबर इवनिंग 6 PM से हो रही है। तो अब आप भी अपनी UPSC की तैयारी की तरफ एक फाइनल कदम उठाइए और AG लाइव कूपन कोड को यूज करके देश के सर्वश्रेष्ठ UPSC लाइव बैचेस को ज्वाइन करिए। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों इंडिया की प्रेसिडेंसी डिस्कस करने के पहले आइए जानते हैं G20 की कहानी। दरअसल G20 19 स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन से बना एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है, जो सितंबर 1999 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते इनिशिएट किया गया था। दुनिया के 20 लार्जेस्ट एस्टैब्लिश्ड और इमर्जिंग इकोनॉमीज से बना ये ग्रुप फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंकर्स के लेवल पे ऑपरेट होता था, जिनका मकसद था ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एस्टैब्लिश करना। 2008 में फिर से फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते यूनाइटेड स्टेट्स ने G20 प्रेसिडेंसी का लाभ उठाते हुए इस प्लेटफॉर्म को फाइनेंस मिनिस्टर से हेड्स ऑफ स्टेट के लेवल पे एलिवेट कर दिया।
G20 के फर्स्ट 3 समिट्स अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी, लंदन और पिट्सबर्ग में हुए थे, जिनके थ्रू कुछ मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इनिशिएट किया गया था। फॉर एग्जाम्पल, टैक्स एवेजन और अवॉइडेंस को रोकने के लिए स्टेट्स को ब्लैकलिस्ट करना, हेज फंड्स और रेटिंग एजेंसीज पे ग्रेटर कंट्रोल और 2008 क्राइसिस के बाद प्रोटेक्शनिज्म को अवॉइड करने के लिए बैंक्स पे स्ट्रिक्टर कंट्रोल। तब से G20 का एजेंडा ब्रॉडन होता गया है। अब उसमें क्लाइमेट चेंज, हेल्थ सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, टूरिज्म, डिजिटल इकोनॉमी, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एनर्जी, माइग्रेशन, एंटी करप्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDG जैसे इश्यूज भी शामिल है। G20 का एजेंडा 2 चैनल्स द्वारा गाइडेड होता है, एक फाइनेंशियल ट्रैक और दूसरा शेरपा ट्रैक। फाइनेंशियल चैनल में मेंबर कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स शामिल हैं, जिनका काम है फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े इश्यूज को एड्रेस करना। उधर शेरपा ट्रैक का ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैटर्स के बियॉन्ड जो इश्यूज हैं उन्हें एड्रेस करना और समिट डिस्कशन के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना। ये शेरपास या डेलीगेट मेंबर्स कंट्री के हेड ऑफ स्टेट्स द्वारा अपॉइंटेड होते हैं और उनके पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे G20 मीटिंग्स अटेंड करते हैं। यही नहीं, प्री समिट मीटिंग्स में यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को इनवाइट किया जाता है। साथ ही सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, थिंक टैंक्स और C20, T20, L20 और B20 जैसे लेबर और बिजनेस ग्रुपिंग्स के पैरेलल मीटिंग भी कंडक्ट की जाती है। एक एडवाइजरी ग्रुप होने के बावजूद G20 का सिग्निफिकेंस 21st सेंचुरी के बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के साथ सिग्निफिकेंटली बढ़ता गया है। आज वो ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस मैटर्स में वही रोल प्ले करता है जो UN सिक्योरिटी काउंसिल, ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी मैटर में करता है। ऐसे में इंडिया का प्रेसिडेंसी अपने साथ कई अपॉर्चुनिटीज लाता है। दोस्तों, एक गौर करने वाली बात है कि ग्लोबल ट्रेड और GDP के साथ G20 प्लेटफॉर्म्स ग्लोबल पॉपुलेशन का भी एक सिग्निफिकेंट शेयर होल्ड करता है। जाहिर है कि इंडिया जैसी कंट्री इस ग्रुप का एक क्रिटिकल प्लेयर है, क्योंकि इसके बिना ग्लोबल इकोनॉमी की कल्पना करना मुश्किल है। IMF प्रेडिक्शंस के मुताबिक इंडिया की ग्रोथ रेट 7.4% होने वाली है, जिससे वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक हो जाएगी। ऐसे में वर्ल्ड वाइड कई ग्रोथ इंजन्स इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं और ग्रोथ के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करने का चैलेंज भी बढ़ता जा रहा है। नेचुरली क्लाइमेट एडेप्टेशन और मिटिगेशन ग्रोथ रेट और डेवलपमेंट की कोर इश्यूज बन के सामने आए हैं। इस मामले में इंडिया G20 मेंबर के तौर पे दूसरे कंट्रीज के साथ अपने एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट और कॉम्प्लीमेंट कर पाएगा। इसके अलावा इंडिया अकेला ऐसा मेंबर है जिसने अपना नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट अचीव किया है। NDCs के तहत हर कंट्री को अपने पोस्ट 2020 क्लाइमेट एक्शंस को आउटलाइन और कम्युनिकेट करना होता है। इंडिया ने ऑलरेडी रिन्यूएबल रिसोर्सेज का 38.5% इंस्टॉल कैपेसिटी अचीव कर लिया है और अंडर कंस्ट्रक्शन को मिला के टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी 48% से ज्यादा है, जो पेरिस एग्रीमेंट के कमिटमेंट्स को भी पीछे छोड़ देती है। यही नहीं, ये टारगेट शेड्यूल डेडलाइन के 9 साल पहले ही अचीव किए गए हैं, जो इंडिया के लिए एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस है। दोस्तों, हम सबको पता है कि ग्लोबल इकोनॉमी इस वक्त रिसेशन से जूझ रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है ग्लोबल सप्लाई चेन में डिसरप्शन। दरअसल ज्यादातर कंज्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिलीवरी तक एक कॉम्प्लेक्स और क्रॉस बॉर्डर नेटवर्क से गुजरते हैं। एक्टिविटीज, पीपल, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज से भरे इसी नेटवर्क को ग्लोबल सप्लाई चेन कहा जाता है। लेकिन वर्ल्ड वाइड कोविड-19 लॉकडाउन के चलते जब ज्यादातर सर्विसेज बंद हो गए, तब कंज्यूमर गुड्स का डिमांड एक झटके में बढ़ गया, जिसे सपोर्ट करने की ताकत लॉजिस्टिकल सर्विसेज में नहीं थी। इसीलिए आए दिन कंज्यूमर गुड्स की शॉर्टेज, लैक ऑफ लेबरर्स और शिपमेंट डिलेस की खबर सामने आने लगी। साथ ही चाइना के वुहान शहर से स्प्रेड होने वाले इस वायरस की चपेट में आके सारे चाइनीज फैक्ट्रीज बंद हो चुके थे और इसका इम्पैक्ट दुनिया भर की कंपनीज को झेलना पड़ा, जिनका मैन्युफैक्चरिंग बेस चाइना है। इसके अलावा दुनिया भर में लार्ज स्केल जॉब लॉसेस के चलते लेबर की कमी महसूस होने लगी, जिसका इम्पैक्ट भी सप्लाई चेन्स को झेलना पड़ा। ऊपर से चल रहे रशिया यूक्रेन वॉर और ताइवान पे चाइना के ग्रोइंग एग्रेशन ने ग्लोबल ट्रेड को एक डीप क्राइसिस में ढकेल दिया है। वेस्ट के साथ चाइना का बढ़ता ट्रेड वॉर और रशिया पे इंपोज किए गए वेस्टर्न सैंक्शंस ने ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस, इन्फ्लेशन और रिसेशन की सिचुएशन पैदा कर दी है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस IIF के मुताबिक इस वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक स्लोडाउन ने इमर्जिंग मार्केट्स में डेट लेवल्स को राइज करने पे मजबूर कर दिया है, जिससे कॉर्पोरेट बैंक्रप्सीज का खतरा और भी बढ़ जाता है। ऊपर से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के चलते नेशंस के सामने ग्रोथ विद सस्टेनेबिलिटी की शर्त रखी गई है, जिसके तहत 2050 तक नेट जीरो एमिशन अचीव करना है।
इंडिया के लिए डेडलाइन 2070 तक है। ऐसे में जब दुनिया भर के कॉरपोरेशंस और कंट्रीज फ्रेजाइल सप्लाई चेन्स, मैन्युफैक्चरिंग डिसरप्शंस और श्रिंकिंग डिमांड से जूझ रहे हैं, तब इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी एक ऐसा मौका होगा जहां वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए पॉलिसी एजेंडा को शेप कर पाएंगे। एनालिस्ट के मुताबिक G20 एक आइडियल फोरम है जहां स्टेट्स एक दूसरे के साथ मिलकर सप्लाई चेन पॉलिसीज को, मल्टीलेटरल कोऑपरेशन और प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को ध्यान में रखते हुए डेवलप कर सकते हैं। अपने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को प्रिजर्व करने के लिए इंडिया को यह इंश्योर करना होगा कि उसके ऑब्जेक्टिव दूसरे मेंबर स्टेट के साथ अलाइंड हों। एक्सपर्ट्स के अनुसार इंडिया का ओवरऑल प्लान 3 मेन प्रिंसिपल्स पे फोकस करता है। पहला, प्राइवेट सेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए सिक्योर और रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स को डेवलप करना। दूसरा, डिप्लोमेसी और एंगेजमेंट ग्रुप के साथ रीजनल और मल्टीलेटरल कोऑपरेशन प्रमोट करना। और तीसरा, डिजिटल और ग्रीन यानी इको फ्रेंडली पाथवेज पे फोकस करना। दोस्तों, सप्लाई चेन की बात करें तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्टेट्स और बिजनेसेस को क्लोजली काम करते हुए उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए जिससे इन चेन्स को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है, और साथ ही उन वीकनेसेस को भी आइडेंटिफाई करना चाहिए जिससे इन्वेस्टमेंट्स या बिजनेसेस सर्टेनली हर्ट होते हैं। सेकेंडली, सप्लाई चेन्स को फ्यूचर प्रूफ करना भी जरूरी है ताकि किसी भी पोटेंशियल क्राइसिस के सामने वो अपने आप को अडाप्ट कर सकें। इसे अचीव करने के लिए एक इंपॉर्टेंट जरिया हो सकता है सप्लाई चेन्स को डिजिटाइज करना और कुछ ऐसे स्टैंडर्ड स्टैब्लिश करना जिसे मेंटेन करने के लिए स्टेट्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन बनाए रखें। इंडिया लगातार एक फ्री और प्रॉस्परस वर्ल्ड ऑर्डर को सपोर्ट करता आया है और G20 के प्रेसिडेंट के तौर पे वो इसे अपनी टॉप प्रायोरिटी दे सकता है। सप्लाई चेन्स की इंपॉर्टेंस सिर्फ इकोनॉमिक ही नहीं बल्कि सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी काफी वाइटल है। सप्लाई चेन्स को मजबूत बनाने के साथ उन्हें सिक्योर करना भी उतना ही जरूरी है। इस मामले में इंडिया अपने मल्टीलेटरल एंगेजमेंट्स को लेवरेज के तौर पे यूटिलाइज कर सकता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव यानी कि SCRI या इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क या IPEF। ये प्लेटफॉर्म्स साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स या ट्रस्टेड कॉरिडोर्स के थ्रू सप्लाई चेन्स के डाइवर्सिफिकेशन को इंश्योर कर सकते हैं। अल्टीमेटली इन सप्लाई चेन्स की हेल्थ मल्टीलेटरल कोऑपरेशन की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। दोस्तों, सप्लाई चेन्स में रीसेंट डिसरप्शंस ने बिजनेसेस का फोकस बायलेटरल सप्लाई चेन से रीजनल नेटवर्क्स की तरफ शिफ्ट कर दिया है, जैसे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम। ये रीजनल क्लस्टर्स जितने बढ़ेंगे उतना ही चाइना जैसे इंडिविजुअल स्टेट्स पे डिपेंडेंस घटेगी। कोविड-19 पैंडेमिक के बाद इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म के राइजिंग ट्रेंड को देखते हुए इंडिया सप्लाई चेन डिप्लोमेसी इनिशिएटिव्स को लीड कर सकता है, चाहे वो फ्रेमवर्क प्रिपेयर करना हो या फिर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल लेवल पे कैपेसिटी बिल्डिंग। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया का एजेंडा होना चाहिए सप्लाई चेन डिजाइन और मैनेजमेंट के लिए एक कॉमन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को असर्ट करना। इंडिया को यह भी इंश्योर करना है कि उसकी लीडरशिप में मेंबर कंट्रीज कुछ एरियाज में सेल्फ सफिशिएंट रह के भी फ्री एंड ओपन ट्रेड के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर सकें। इस एंडेवर में प्राइवेट सेक्टर्स का भी एक सिग्निफिकेंट योगदान होगा। वो अक्रॉस ज्यूरिसडिक्शंस और अक्रॉस सेक्टर्स म्यूचुअली बेनिफिशियल इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स स्टैब्लिश कर सकते हैं। इसके अलावा वो कैपेसिटी बिल्डिंग में लीड प्रोवाइड करते हुए स्टेट्स के लिए नए इंसेंटिव्स क्रिएट कर सकते हैं जिससे वो अपने बेनिफिट्स मैक्सिमाइज कर पाएं। मल्टीलेटरल कोऑपरेशन में प्राइवेट प्लेयर्स का रोल खासकर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काफी सिग्निफिकेंट रहेगा। दोस्तों, आज हम क्लाइमेट क्राइसिस के जिस दौर से गुजर रहे हैं वहां सिर्फ इकोनॉमिक वेलबींग पे फोकस करना सफिशिएंट नहीं हो पाएगा। स्टेट और कॉरपोरेशन दोनों के लिए ही एनर्जी एक क्रिटिकल सेक्टर है, इसलिए टेक्नोलॉजी और एनर्जी सेक्टर खासकर रिन्यूएबल एनर्जी पे भी इंडिया का फोकस रहेगा। इंडियन गवर्नमेंट इंडिया INC के साथ ना सिर्फ क्लीन ट्रांजिशंस को फास्ट ट्रैक कर सकता है बल्कि हाइड्रोजन जैसे ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स का एक की मैन्युफैक्चरर और सप्लायर बन सकता है। यही नहीं, इससे एनर्जी ट्रांजिशन पे इंटरनेशनल कोऑपरेशन और ग्लोबल क्लीन एनर्जी मैंडेट बूस्ट होगा। उसके अलावा जब बात सप्लाई चेन के मेकओवर की हो तो उन्हें एनर्जी एफिशिएंट बनाना भी एक की फैक्टर है। इंडिया ऑलरेडी अपने आप को एनर्जी डिप्लोमेसी में असर्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड वाइड सोलर एनर्जी एक्सेस को इंप्रूव करने के लिए डिजाइन किया गया इंडिया लेड इंटरनेशनल सोलर अलायंस में आज 121 कंट्रीज शामिल हो चुकी हैं। एस्टिमेट्स के मुताबिक अगले साल ISA का बजट $13 to $15 मिलियन तक पहुंच सकता है। ओवरऑल G20 में इंडिया की लीडरशिप उसे ग्लोबल पॉलिसी एजेंडा को शेप करने का सिग्निफिकेंट पावर देती है। सप्लाई चेन्स, मल्टीलेटरलिज्म और एनर्जी टेक्नोलॉजीज के एरियाज में फोकस करते हुए इंडिया इस लीडरशिप को मीनिंगफुल बना पाएगा।
दोस्तों, इंडिया के सामने जितनी अपॉर्चुनिटीज हैं उतने चैलेंजेस भी हैं। ऑब्जर्वर्स के मुताबिक G20 के 5 मेजर शॉर्टकमिंग्स हैं। पहला, लार्ज नंबर ऑफ मिडिल एंड लो इनकम कंट्रीज का बढ़ता अनसस्टेनेबल डेट। दूसरा, क्लाइमेट फाइनेंसिंग में वेल्दी कंट्रीज का अंडर परफॉर्मेंस, बावजूद इसके कि उन्होंने हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा एनवायरनमेंट को नेगेटिवली इंपैक्ट किया है। तीसरा, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के मामले में फिस्कल और अदर चैलेंजेस। चौथा, वेस्ट लेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में लैक ऑफ रिफॉर्म्स। और लास्टली, ग्लोबल फूड इनसिक्योरिटी। ऐसे मौके भी आए हैं जहां G20 मेंबर के बीच डिसएग्रीमेंट के चलते किसी इशू को सफर करना पड़ा। फॉर एग्जांपल, सितंबर 2022 में बाली में हुए G20 मीटिंग के दौरान एक जॉइंट कम्युनिके इशू करने के फेलियर के चलते क्लाइमेट फाइनेंसिंग की कमिटमेंट्स पे सवाल खड़े हो गए। ऐसे जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक क्राइसिस के बीच इंडिया की लीडरशिप आसान नहीं होगी, लेकिन अपने आप को इंडिया इन चुनौतियों के लिए तैयार भी कर रहा है। कोविड-19, क्लाइमेट चेंज चैलेंजेस और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के अर्जेंट नीड को देखते हुए इंडिया लो कॉस्ट वैक्सीन टेक्नोलॉजी, इफेक्टिव हेल्थ इम्यूनाइजेशन डिलीवरी, जेनेरिक फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग और सोलर एनर्जी सेक्टर्स में अपने लीडरशिप को एक्सप्लोर कर रहा है। साथ ही डिजिटल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर फोकस कर वो ग्लोबल फूड इनसिक्योरिटी और दूसरे एक्यूट चैलेंजेस का सामना करने के लिए प्रिपेयर कर रहा है। इन कमिटमेंट्स को प्रैक्टिकल रियलिटी में तब्दील करने के लिए उसे ग्लोबल साउथ के लिए सब्सटैंशियल फाइनेंसिंग पैकेज भी सिक्योर करनी होगी। इसके लिए G20 के साथ साथ IBSA फोरम का भी क्रूशियल रोल होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पहली बार होगा कि IBSA के फाउंडर्स G20 प्रेसिडेंसी को कंसेक्यूटिवली संभालेंगे। 2023 में इंडिया, 2024 में ब्राजील और 2025 में साउथ अफ्रीका। इसलिए इंडिया के पास ये रियर अपॉर्चुनिटी होगी कि वो 3 साल का एक कॉमन G20 और IBSA एजेंडा को इनिशिएट और लीड करे। इस पूरे सिनेरियो को देख के कहा जा सकता है कि इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी काफी वेल टाइम्ड है और कॉन्क्रीटेड एफर्ट्स के थ्रू किए गए डिलिब्रेशंस वर्ल्ड ऑर्डर को ट्रांसफॉर्म करने में डिसाइसिव होंगे। तो दोस्तों, ये था एक डिस्कशन इंडिया की आने वाली G20 प्रेसिडेंटशिप के ऊपर। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसे कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, डिस्कस इंडियाज कमिटमेंट्स टू इट्स अपकमिंग G20 प्रेसिडेंसी। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।